काजल भाग गई कल मुँही कहीं की। किसी के बारे में नहीं सोचा, ना बेटे के बारे में, ना ही घर के बारे में, ना ही अपने बारे में। घोर कलयुग आ गया है। अपनी बहू बेटियों को संभाल कर रखना चाहिए, पर आजकल का ज़माना यहाँ तक कि अपनी उम्र के बारे में भी नहीं सोचा। 40 की तो होगी, 40 की नहीं 45 की है। किसी ने आड़े तिरछे मुंह बनाकर कहा, अच्छा तुम उसे जानती हो? ज़्यादा तो नहीं, पर 2-3 बार मिली। देखने में तो बड़ी शरीफ लगती थी, लगता ही नहीं था कि ऐसा कांड भी कर सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, जो कि एंटरटेनमेंट तो करेगी ही, साथ में एक बहुत बड़ी सीख भी देगी। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अब कहानी की तरफ। अरे मैं तो कई बार मिली हूँ, मुंह में ज़बान तक नहीं थी। लक्षण देखो, ठेले वाले के साथ भाग गई। लड़कों की भी चांदी थी, जुबान उनके पास भी होती है। कोई बोला, हम मर गए थे क्या जो ठेले वाले के साथ भाग गई? अरे मूंगफली का ठेला लगाता था, मैं तो उसके लिए ठेले में फल लगा लेता। और सब हंस पड़े। हाँ ये तो सच है, इतनी अमीर और सुंदर औरत के लिए तो मैं कुछ भी कर लेता। काजल की सास का रो रो कर बुरा हाल था। कल मोही कहाँ चली गई? किसी के बारे में नहीं सोचा, अपने मरे हुए पति के बारे में भी नहीं। हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। हाँ जी, मैं ही वो काजल हूँ। ये सब मेरे बारे में ही इतनी बातें कर रहे हैं। मैं भाग गई हूँ अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर। किसी ने नहीं जाना मेरे मन का हाल। बस बातें बनाई, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने वही किया जो मेरे मन ने मुझे कहा। मुझे भी प्यार चाहिए, मेरे जिस्म को भी भूख लगती है। जिस्म की भूख तो फिर भी शांत हो जाती है, लेकिन मन की भूख का क्या करूं? 18 साल की उम्र में शादी कर दी गई। पूछना तो दूर, बताया भी नहीं गया। बस माँ ने कहा, तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तेरे तो भाग खुल जाएंगे। बहुत खुश हो रही थी मैं। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अपने घर में तो कोई सपना पूरा नहीं कर पाई, पर अब अपने सारे सपने पूरे करूंगी। शादी हो गई। पहली ही रात पता चल गया कि क्यों किसी गरीब की लड़की को इतना अमीर और अच्छा परिवार मिल गया है। बाकी सारे भाइयों की शादी तो खूब अच्छे घरों में हुई थी, तो क्यों विपिन की शादी मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी साधारण सी लड़की से कर दी गई थी। पहली रात को भी मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे कमरे में आए, ना ही मुझसे कोई बात की, ना ही मेरी तरफ देखा। बस तकिया उठाया और सोफे पर सोने चले गए। मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी नई नवेली दुल्हन के साथ नहीं हुआ होगा। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पति ने मेरी तरफ देखा भी नहीं? सारी रात मैं इंतज़ार में बैठी रही, पर कुछ नहीं हुआ। एक नई नवेली दुल्हन के सारे सपने टूट गए थे। दूसरे दिन जब मैं उठी, चुपचाप सास के कमरे में गई। सास मेरी शक्ल देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं। मैं रो पड़ी। सास सब कुछ समझ गई। मेरे सर पर अपना हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब उनको सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करवा दी। उनको क्या हक था किसी का जीवन बर्बाद करने का? शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चल गया कि वो नपुंसक नहीं, समलैंगिक हैं। उन्हें स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का साथ पसंद है। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। कुछ दिनों तक तो मैं संज्ञा शून्य हो गई थी, फिर किसी तरह अपने आप को संभाला। माँ जी को अपने बेटे के बारे में सब पता था। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी सारी नफरत, सारी ईगो छोड़कर अपने पति को अपनाने की कोशिश करूं। वो मुझसे समझाने लगी कि अगर कोशिश करूंगी तो हो सकता है मेरा पति मुझे वापस मिल जाएगा। मैं भी चाहती थी कि मैं एक सामान्य जीवन बिताऊं, जैसे घर के बाकी सदस्य एक साथ रहते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। अपनी कमी उसे पता थी, पर उन्होंने एक पति का फर्ज भी कभी नहीं निभाया। मेरा पति होकर भी नहीं था। मैंने माँ जी की बात मान ली। मैंने उन्हें प्यार करने की बहुत कोशिश की। एक दिन तो अपनी सारी लाज शर्म छोड़ दी और उनसे लिपट गई, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा।
सारी रात मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, पर मेरा पति दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था। मैं मानती हूँ इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। उससे तो अपनी माँ से शादी के लिए भी मना किया था, पर माँ को लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी कोई समझ पाएगा कि इसमें मेरी क्या गलती थी? शादी के कुछ ही दिनों बाद विपिन ने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। एक दिन आधी रात को उसके कमरे से मैंने किसी आदमी को निकलते हुए देखकर मैं समझ गई कि क्या हुआ होगा। घिन आने लगी थी अपने आप से, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाई। अब तो यदा कदा ऐसा होने लगा था, मन महसूस कर रह जाती थी। शादी के 4 साल बीत गए थे। मैं रोज रात को मरती, माँ के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि माँ के घर जाने का मतलब था कि सब बातों का खुलासा करना, जो कि मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते थे। वो इतने पैसे वाले थे कि पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते थे। उनका समाज में नाम था, रुतबा था, लोग उनकी इज्जत करते थे। फिर कैसे मुझे वो घर से जाने देते? शादी के 6 साल बाद मैं बांझ घोषित कर दी गई। हर व्यक्ति मुझसे ही पूछता कि माँ कब बन रही हो। कोई भी विपिन से नहीं पूछता कि वो पिता कब बन रहा है। इसका इलाज भी माँ ने ढूंढ लिया था। बड़े भाई के बेटे को मेरी झोली में डाल दिया गया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि बड़ी जेठानी ने अपना बच्चा मुझे कैसे दे दिया। नाम से बच्चा मेरा था, पर वो रहता अपनी बड़ी माँ के पास था। मेरे मन से प्यार, ममता, दया, मोह, माया सब कुछ खत्म कर चुकी थी। मैं एक मोम की गुड़िया बन गई थी। बस सारा दिन पैसे खर्च करना ही उद्देश्य रह गया था। यह नहीं कि मैंने बच्चे को अपनाने की कोशिश नहीं की, पर फिर भी उसे अपना ना बना पाई। शायद खून का रिश्ता मेरे प्यार से बड़ा था। मैं उसके लिए वो सब नहीं कर पाई जो कि उसकी माँ करती थी। बच्चा भी बड़ा हो रहा था। वो पूछता, माँ आप और पापा अलग अलग क्यों सोते हैं? बड़ी माँ और बड़े पापा तो एक साथ रहते हैं, और पापा तो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करते। क्या जवाब देती मैं उस मासूम को? उस वक्त उसे सीने से लगा लेती। वक्त तो बीत ही रहा था। मैंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। अपने आप को भगवान की तरफ लगाने की कोशिश भी की, पर ऊपर से तो मैं पूरी तरह भगवान को समर्पित हो गई थी, पर मन के अंदर सदा एक तूफान चलता रहता था। आज ही खुश थी कि चलो अब मैं ठहर गई हूँ। उन्हें लगता था कि मेरी पीड़ा अब कुछ कम हो गई है, पर ऐसा असल में कुछ नहीं था। मैं अंदर से और भी ज़्यादा भटक रही थी और तड़प रही थी। दूसरे या तीसरे दिन विपिन के कमरे से कोई ना कोई आदमी निकलते हुए देखती थी। वो कोई गरीब मजदूर भी हो सकता था, या फिर कोई ठेले वाला, या फिर कोई रिक्शे वाला। कभी कभी कोई जेंटलमैन भी होता था, पर अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विपिन अभी 44 साल के ही हुए थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और पहले ही दौरे में वो दुनिया को अलविदा कर गए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया को दिखाने के लिए मैं रोई भी, अपनी चूड़ियां भी तोड़ी, पर अंदर से उदास नहीं थी, खुश भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैंने गौर किया कि मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की के सामने सड़क पर एक व्यक्ति मूंगफली का ठेला लगाता है। उसकी नज़र हमेशा मेरे कमरे में रहती है। जब भी मैं खिड़की के पास जाती हूँ, वो मुझे देखने लगता है। पहले तो मुझे अजीब लगता था, फिर मैं बार बार खिड़की पर जाने लगी। बस वो मुझे देखता था और मैं उसे। उसकी उम्र 35 से 40 के बीच थी। देखने में अच्छा लगता था, सर पर गमछा बांधता था, कुल मिलाकर ठीक ठाक लगता था। एक बार मैं बाजार गई थी, वहाँ से वापस लौटकर आ रही थी कि सामने उसका ठेला नजर आया। अनायास ही पैर उस तरफ उठ गए। अरे बहू जी, आप क्या लेना है? मैंने मूंगफली की तरफ इशारा किया। उसने मूंगफली तोली, लिफाफे में डाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। पता नहीं जानबूझकर या फिर गलती से उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। एक सिहरन सी हुई। मैं आने लगी तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, बहुत गलत हुआ बहू जी आपके साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं विपिन बाबू के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम भी? मैंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा था। नहीं नहीं बहू जी, मैं कैसे? आप गलत समझ रही हैं। मैं कई बार गलत लोगों को देखता था आपके घर के अंदर जाते हुए। उस वक्त मुझे लगा धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। घर आकर उस खिड़की के सामने मैंने पर्दा टांग दिया और कई दिनों तक खिड़की नहीं खोली। कुछ दिनों बाद जब मैंने खिड़की खोली तो दिलीप को मेरी ही खिड़की की तरफ
देखते हुए पाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर बदले में मैं भी मुस्कुरा दी। उसने हाथ से इशारा किया कि सब ठीक है ना। मुझे लगा उसे मेरी कितनी फिक्र है। मेरे मन में हलचल पैदा हो गई। आज तक मुझसे किसी ने ये सब नहीं पूछा था। मन में किसी कोने में कोई भावना जागृत हो रही थी। पता नहीं कैसे और कब हम दोनों में इशारे शुरू हुए, फिर बातें। मैं बहू जी से कब कज्जो बन गई पता ही नहीं चला। फिर घर में झूठ बोलकर मैं उससे मिलने जाने लगी। वैसे भी घर में मेरी परवाह किसी को नहीं थी। सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचती थी। माँ जी ने अपने मन को अपराध बोध कम करने के लिए मेरे नाम काफ़ी धन दौलत गहने ज़मीन रखी थी। अब उसे उड़ाने का समय आ गया था। मैं किसी न किसी बहाने रोज़ उससे मिलती। उसके पजामे की जगह जीन्स ने ले ली थी। बीड़ी की जगह वो सिगरेट पीने लगा था। देसी दारू की जगह अब स्कॉच ने ले ली थी। उसका स्तर धीरे धीरे ऊपर गिर रहा था और मेरा स्तर नीचे गिर रहा था। समय बीत रहा था। घर में हमारे बारे में किसी को नहीं पता था। मेरे शरीर की भूख बढ़ती जा रही थी। जितना वो मुझे सुख देता उतना ही मैं उस पर पैसे न्यौछावर कर रही थी। उसके दोनों हाथ में लड्डू थे। मेरा शरीर भी मिल रहा था और मेरे पैसे भी। वो मुझ पर इस तरह हावी हो गया था कि मुझे दुनिया में उसके सिवाय और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। माँ जी खुश थी कि उनकी बहू रोज 4-5 घंटे मंदिर में गुजारती है। घर के किसी सदस्य के पास मेरे लिए समय ही नहीं था। पर पता नहीं कैसे छोटी देवरानी को मुझ पर शक हो गया। वो मुझ पर नज़र रखने लगी थी। एक दिन उसने मेरा पीछा किया और उसे पता चल गया कि मैं रोज़ कहाँ जाती हूँ। बस उसने घर आकर सबको बता दिया। जैसे ही मैं घर वापस आई, पूरा परिवार मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। पापा जी ने तो सिर्फ गालियाँ दी, लेकिन छोटे देवर ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। माँ जी ने जी भरकर कोसा। पूरा घर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई हिकारत की वस्तु हूँ। अब मुझ पर पहरा रखा जाने लगा था। मेरा फ़ोन छीन लिया गया। मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैं पागल सी हो रही थी। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर रोती। दिलीप ने अपना ठेला लगाना भी बंद कर दिया था। एक रात बहुत हिम्मत करके सारे पैसे गहने ज़मीन के कागजात सब कुछ लेकर मैं घर से भाग आई। अगर 25 साल पहले ऐसी हिम्मत कर लेती तो शायद इतना बुरा ना होता उस वक्त, लेकिन कोई सहारा भी तो नहीं था। अब दिलीप का सहारा था, सो भाग आई। मैं सीधा किसी होटल में गई। वहाँ फ़ोन करके दिलीप को भी बुला लिया। वो मेरे घर से भागने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे डर था अगर हम पकड़े गए तो मेरे घर वाले उसका क्या हाल करेंगे। लेकिन जब मैंने उसे अपना पैसा दिखाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सपने में भी इतना पैसा नहीं देखा था। हम दोनों उसी रात वो शहर छोड़कर चले गए। दूसरे शहर जाकर हमने गृहस्थी बनाने लगे। वो मेरे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। हम दोनों सारा दिन एक दूसरे में ही खोए रहते थे। अब दिलीप को भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना था। उसने मेरी सारी जायदाद औने पौने दामों में बिकवा दी। वो रोज़ नए व्यापार का आइडिया लेकर मेरे पास आता था और रोज़ किसी ना किसी चेक पर मेरे साइन करवा लेता था। मुझे पता चल गया था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बाकी की जायदाद से बेदखल कर दिया है। मायके वालों ने कहा कि मैं उनके लिए मर गई हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उस वक्त दिलीप था ना मेरे पास। मैं तो बस उसके प्यार में खोई हुई थी। समय बीत रहा था। धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा था। अब चिंता होने लगी कि आगे अब कैसे चलेगा। दिलीप रोज कहता, तू चिंता ना कर मेरी रानी, तुझे सचमुच की रानी बनाकर रखूंगा। बस एक बार मेरा बिजनेस जमने दे। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा था। बस मैं पैसा खर्च करने की मशीन बनी हुई थी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने पैसा देने के लिए मना किया तो दिलीप ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं तिलमिला उठी पर कर कुछ नहीं पाई। रोई बिल्की पर वहाँ से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कहाँ जाती। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा था। मैं भविष्य की चिंता में उसे पैसे देने से मना करती और रोज ही मार खाती। वैसे भी अब मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा था पर मन अभी भी नहीं भरा था। लेकिन दिलीप की दिलचस्पी अब मुझ में कम हो रही थी। उसे अब एक जवान शरीर चाहिए था और अंतिम चेक पर उसने मेरे दस्तखत करवाए तो मैं समझ गई अब मेरी खुशियां भी खत्म हो गईं। अब वो सारा दिन घर में सोया करता और मजबूरी में मैंने 2-3 घरों में
खाना बनाने का काम पकड़ लिया। 5-6 सालों में ही मैं रानी से नौकरानी बन गई थी। अब उसका मन मुझसे बिल्कुल भर गया था। उसका मन किसी और औरत पर आ गया था और अब वो चाहने लगा था कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊं। पर मैं उसे छोड़कर कहाँ जाती। मेरे लिए इस संसार के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। एक दिन उसने मुझे बुरी तरह मारा, गालियां दी, मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। मैं बहुत डर गई। मैंने बैग में अपने 2 चीथड़े डाले और वहां से निकल भागी। आजकल मैं गंगा मैया की शरण में हूँ। किसी मंदिर के बाहर बैठकर राहगीरों की चप्पलें संभालती हूँ। मंदिर के पुजारी बहुत अच्छे हैं। मंदिर में से ही कुछ खाने को मिल जाता है। कोई राहगीर कभी कोई कपड़ा दे जाता है। बस अब सच में ईश्वर का नाम ही ले रही हूँ। अपने अंत की प्रतीक्षा कर रही हूँ। बस इतनी सी तो मेरी कहानी है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारा एक गलत कदम हमें कितना मुसीबत में डाल सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।